नमस्कार साथियों, पर्याय क्लासेस में आपका स्वागत है। हम भारत के प्राचीन इतिहास को देख रहे हैं और जिसमें ये हमारी आज की लास्ट वीडियो होगी और इसके बाद हम मध्यकालीन भारत को देखेंगे। और जो प्राचीन इतिहास है उसमें लास्ट टॉपिक है आज का हमारा राजपूतों की उत्पत्ति। चलिए समझते हैं इस टॉपिक को। छोटी सी वीडियो होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। राजपूत वंशों की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों ने दो मत प्रचलित हैं। एक का ये मानना है कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी है, जबकि दूसरे ये मानते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति भारत में ही हुई है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जिन महान शक्तियों का उदय हुआ था उनमें अधिकांश राजपूत वर्ग के अंतर्गत ही आते हैं। एजेंट टॉड ने 12वीं शताब्दी के उत्तर भारत के इतिहास में राजपूत काल भी कहा गया है। तो जो उत्तर भारत का था, जो 12वीं शताब्दी के बाद का समय था, उसे राजपूत काल कहा गया। कुछ इतिहासकारों ने प्राचीन काल एवं मध्य काल को संधि काल भी कहा। इस काल के महत्वपूर्ण राजपूत वंशों में राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य, चौहान, चंदेल, परमार एवं गढ़वाल प्रमुख थे। चलिए आगे देखते हैं। पहला, साम्राज्य विस्तार कैसे किया राजपूतों ने, कहाँ पर किया। बंगाल पर पहले पाल वंश का अधिकार था, बाद में सेन वंश का अधिकार हो गया। उत्तरकालीन पाल शासकों में सबसे महत्वपूर्ण महिपाल था, जिसने उत्तरी भारत में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय करीब 50 वर्षों तक वहाँ पर राज किया। इस काल में उसने अपने राज्य का विस्तार बंगाल के अलावा बिहार में भी किया। उसने कई नगरों का भी निर्माण किया, कई पुराने धार्मिक भवनों की मरम्मत भी करवाई, जिनमें से कुछ नालंदा तथा बनारस में उपस्थित हैं। उसकी मृत्यु के बाद कन्नौज के जो गहड़वाल थे, उन्होंने बिहार से धीरे धीरे पाली के अधिकार को समाप्त कर दिया। जो पाल थे, पाली नहीं, पाल लोग थे, उनके अधिकार को समाप्त कर दिया और बनारस को अपनी दूसरी राजधानी बना लिया। किसने? कन्नौज के गहड़वालों ने। इसी दौरान चौहान अपने साम्राज्य का विस्तार अजमेर से लेकर के गुजरात की ओर कर रहे थे। वे दिल्ली और पंजाब की ओर भी बढ़ रहे थे। कोई किसकी बात कर रहा है? चौहानों की बात कर रहा है। इस प्रयास में उन्हें गहड़वालों का सामना करना पड़ा और इन्हीं आपसी संघर्षों के कारण राजपूत पंजाब से गजनवियों को बाहर से निकालने में असफल रहे। उनकी कमजोरी का लाभ उठाकर गजनवियों ने उज्जैन पर भी आक्रमण कर दिया था। अब राजपूत समाज का मुख्य आधार। राजपूत राज्यों में भी सामंतवादी व्यवस्था का प्रभाव था। राजपूत समाज का मुख्य आधार वंश था। हर वंश अपने को एक योद्धा के वंशज बताता था, जो कि वास्तविक भी हो सकता है और काल्पनिक भी हो सकता है। अलग अलग वंश अलग अलग क्षेत्रों पर शासन करते थे। इनके राज्यों के अंतर्गत 1,22,448 या 84 गांव आते थे, 84 लाख गांव आते थे। राजा इन ग्रामों की भूमि अपने सरदारों में बांट देते थे, जो कि फिर इसी तरह अपने हिस्से की भूमि को राजपूत योद्धाओं को दे देते थे और अपने परिवारों और घोड़ों के रखरखाव के लिए बांट देते थे। राजपूतों की प्रमुख विशेषता अपनी भूमि, परिवार और अपने मान सम्मान के साथ लगाव था। हर राजपूत राज्य का राजा अधिकतर अपने भाइयों की सहायता से शासन करता था। यद्यपि सारी भूमि पर राजा का अधिकार होता था। भूमि पर नियंत्रण को सम्मान की बात समझने के कारण विद्रोह अथवा उत्तराधिकारी के न होने जैसी
विशेष स्थितियों में भी राजा जमीन को वापस ले लेता था। अब धार्मिक स्वतंत्रता कैसी थी उनकी? उस काल में अधिकतर राजपूत राजा हिंदू थे, यद्यपि कुछ जैन धर्म के समर्थक भी थे। ब्राह्मण और मंदिरों को बड़ी मात्रा में धन एवं भूमि का दान दिया जाता था। वे वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों के पक्ष में थे। इसलिए कुछ राजपूत राज्यों में तो भारत की स्वतंत्रता और भारतीय संघ में उनके विलय तक ब्राह्मणों की अपेक्षाकृत कम लगान वसूली जाती थी। इन विशेषाधिकारों के बदले ब्राह्मण राजपूतों को प्राचीन सूर्य और चंद्रवंशी क्षत्रियों के वंशज मानने को तैयार हो जाते थे। तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो जिसमें हमने जो प्राचीन इतिहास है उसका समापन किया। ठीक है, जो प्राचीन इतिहास है वह यहाँ पर समाप्त हो गया और यहीं से नेक्स्ट वीडियोस में मध्यकालीन जो इतिहास है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और जैसे ही जिस कहानी पर यहाँ मध्यकालीन इतिहास का अंत होगा वहीं से जो हमारा नया इतिहास है, मॉडर्न हिस्ट्री है, वो शुरू हो जाएगी। मॉडर्न हिस्ट्री हम यहाँ से शुरू कर देंगे। ठीक है, तो कल से हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।